हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी। हिंदी के आज के इस वीडियो में हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानने वाले हैं, जिसको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी कहता हूं कि आपका जो 100 मार्क्स है वो आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला, वो आपको मिलेंगे जी। तो चलिए उसको हम जानेंगे। सबसे पहली बात, इस वीडियो में हम किस चीज़ों पर डिस्कस करेंगे उसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रत्येक वर्षों में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर से हमें क्या क्या पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे। फिर से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन से हैं, चैप्टर मतलब गद्यांश और पद्यांश कौन से हैं, उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब पूरी तरीके से हम पेपर पर ही डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहली बात, बेसिक बात आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्लास 12 जो हिंदी होता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है। अब वो 2 खंड कौन कौन से हैं? तो एक है खंड क और दूसरा एक होता है हमारा जो है खंड ख। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए। 2 आपका खंड होता है, एक है खंड क, एक होता है खंड ख। जो खंड क होता है वो कितने नंबर का होता है? वो 50 नंबर का होता है। और जो खंड ख होता है ये भी 50 नंबर का होता है। लिख दिया है 50 अंक में पूछे जाने वाले टॉपिक, और खंड ख से भी 50 नंबर के पूछे जाने वाले टॉपिक। तो इन सभी टॉपिकों को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जी आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं कह रहा हूं कि जो आपका पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहला जो आपसे पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। क्या आपसे पूछा जाएगा? महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अब वो बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से होंगे समझ जाइए। सबसे पहली बात, हिंदी गद्य की इतिहास से होंगे, और एक होता है हिंदी काव्य के इतिहास से। देखिए ये इसी में है, हिंदी काव्य का इतिहास। मतलब ये 2 आपके हैं, 1 और 2। ठीक है ना, मतलब एक हिंदी गद्य से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। याद रखेंगे एक बात कि हिंदी गद्य से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे 1-1 नंबर के। तो जो हिंदी गद्य है इससे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है हिंदी काव्य के इतिहास से भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर का। तो 5 नंबर यहां से भी आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा कि आपको क्या करना है कि महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको भी आपको तैयार करना है। अच्छा, जहां तक बात है कि सर आप भी करा दीजिए वही बेटर रहेगा, तो बिल्कुल अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं पर्सनली इसके लिए वीडियो लाऊंगा, और जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को जान लेंगे, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। और जहां तक बात है अदर बोर्ड्स के, जैसे कि मैं आपको बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूजन में रहते हैं, उनके लिए मैं डिस्कस कर लूं। देखिए आप मतलब हमारी जो इंडिया है, इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं तो उसमें मैं कह दूं कि केवल मात्र एक ये बिहार बोर्ड है ना, एक बिहार जो बोर्ड है इसका जो पेपर सेट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो कम पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उनको मेरा यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहले तो उनको बहुविकल्पीय प्रश्नों को फोकस करके तैयार करना चाहिए, उसके साथ साथ उनको सब्जेक्टिव भी तैयार करने चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट भी हमसे जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, उनसे मैं कहूँगा देखिए इस चैनल से आप जितने भी सब्जेक्टिव है उसको तैयार कीजिए। ऑब्जेक्टिव जहाँ तक बात है तो मैंने मोस्टली बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करके आप उस चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपकी बिहार बोर्ड की तैयारी वहाँ पे कराई जा रही है, तो वहाँ से पढ़िए। अदर जो यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, अदर जो भी बोर्ड के स्टूडेंट है वो इस चैनल से बनकर अच्छे से पढ़ाई कर लें। और जहाँ तक बात है मेरे घर कहाँ है या मैं कहाँ से हूँ, तो मैं भैया यूपी देवरिया जिला से हूँ। ठीक है ना, इतनी बात बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं उससे अच्छा मैं एक वीडियो में बता भी दिया। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सर्च भी कर सकते हैं। क्या सर्च करेंगे? बिहार जो स्टूडेंट है वो आप लिख लेंगे, लिखेंगे क्या? बिहार
बोर्ड ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा। वीडियो आपको जो चैनल है मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे आपकी तैयारी कराई जाएगी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, डाउट आपका क्लियर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है महत्वपूर्ण हमारा गद्यांश। समझिएगा, सबसे पहली बात, यहां से हमें कितने नंबर मिले? यहां से हमें 5 और 5 10 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न से हमें मिल गए जी, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश पूछा जाता है। अब इसको समझिएगा, महत्वपूर्ण जो पद्यांश होता है, इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को ले लिया है। वो कौन कौन सा है? सबसे पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक का फूल, तीसरा है भाषा और आधुनिकता, और जो चौथा है वो है निंदा रस। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है भैया? ठीक है, तो ये आपको 4 चैप्टर याद कर लेना है। जहां तक बात है इसकी, तो मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि फर्स्ट जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, किसके लेखक हैं? इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अशोक के फूल के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भाषा और आधुनिकता किसने लिखा है भैया? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। और जो निंदा रस है वो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। तो ये आपको चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश है उसको आपको तैयार करने हैं। जहाँ तक बात है कि सर आप ही करा दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि इसीलिए मैं कहता हूं कि सीक्वेंस वाइज जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसको देखिए। अगर आप देखे होते तो आपका ये क्वेश्चन नहीं आता कि सर ये करा दीजिए, क्योंकि हमने इस पर पर्सनली महत्वपूर्ण गद्यांश पर पर्सनली हमने वीडियो बनाया है। एक वीडियो में हमने महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व किया था। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर अभी तक हमने जितने भी टॉपिक को स्टडी करा दिया है हिंदी के संबंध में, वो सब मिल जाएंगे। वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज अपनी टॉपिक की स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहां पे लगभग मैं कह सकता हूं हिंदी के हमने 60% तैयारी तो यूं ही हमने करा दिया है, ठीक है। तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपको पता चल गया है, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। चलिए जी, देखिए एक बात मैं बता दूं, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है मेरे दोस्त। पूरी तरीके से एनालिसिस किया गया है, जाना गया है, कौन कौन से खोजा गया है कि कौन कौन से आपके टॉपिक किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा मेहनत लगा है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो इतना तो हक बनता ही मेरे दोस्त, इतना तो हक बनता ही है, ठीक है ना। अब बेनिफिट तो आपका ही होगा। अगला दूसरा आता है जो है महत्वपूर्ण पद्यांश। अब महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं? 4 आपको चैप्टर याद रखना है। पवन दूतिका, कैकेयी का अनुपात, श्रद्धा मनु और उर्वशी, ये 4 ही चैप्टर आपको तैयार करना है। इसके जो कवि हैं वो कौन है? पवन दूतिका के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। कैकेयी का अनुपात मैथिल शरण गुप्त जी हैं। फिर से श्रद्धा मनु के कौन है? इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और उर्वशी के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है ना। तो इतना आप याद करेंगे पद्यांश। अब केवल YouTube पे इतना भी लिख देंगे ना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो लिंक हिंदी का है ही, आप वहाँ से कर लीजिएगा। नहीं कुछ आता है तो आप इतना लिख लेंगे कि क्लास 12th हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे तो गद्यांश भी मिल जाएगा, पद्यांश का भी वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो सर्च करने भी आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हमें सर्च करना चाहिए, समझ रहे हैं ना दोस्त। केवल आपको पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिले लेते चलना है, ठीक है ना। अगला देखिए हमारा चौथा, फिर से क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अब जीवन परिचय आपका लेखक से भी पूछा जाता है और कवि से भी। तो सबसे पहली बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि लेखक का जीवन परिचय, ठीक है ना। लेखक का हम जीवन परिचय पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात मैं कहूंगा कि लेखक में कौन कौन से हैं? 4 हम आपको बता रहे हैं, 3 भी याद करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कम से कम 3 तो तैयार करना ही है। देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सुधरेगा तो नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है ना। समझ में तो आपको आ रहा है। दूसरा ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है, लिख लीजिएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तीसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी,
ठीक है ना। और चौथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये आपको 4 आपको याद रखना है। एक और मैं बात बता दूं कि आपको ये जो क्या होता है जीवन परिचय होता है वो मात्र 80 शब्दों में ही लिखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जब हमने जीवन परिचय कराया था तो उनका ये कहना था कि सर इतने हम लिख देंगे तो काम चल जाएगा, इतने में तो फुल नंबर नहीं मिलेंगे। भैया ज़्यादा लिखेंगे ना तब आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें कम भी लिखना है, साफ सुथरे तरीके से लिखना है और अच्छे अच्छे शब्दों का भी इस्तेमाल हमें करना है, चयन करना है। इसलिए मैं कहूँगा इन सभी पर महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय वो हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करके अपनी स्टडी कीजिएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लास 12th हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कितने नंबर मिल गए? जीवन परिचय जो लेखक है वो आपको 5 नंबर दिलाता है जी। कितने नंबर? 5 मार्क्स। तो 5 नंबर यहाँ से। अगला आता है हमारा कवि से भी हमसे पूछा जाता है। तो कवि में हमारा जीवन परिचय कौन कौन से हैं उसको भी हम देख लेते हैं जी। अब देखिए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, मैथिल शरण गुप्त जी हैं, अगला आता है जयशंकर प्रसाद जी हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। कवि में बहुत सारे कवि हैं बट मैं आपको केवल 4 याद करने को कह रहा हूँ। 11 आपके कवि हैं, उसमें से 4 आपको तो तैयार करना ही है। ऑप्शनल आता है बट मैं ये कहूँगा 3 तो कम से कम ये तीनों तैयार कर लीजिएगा। अगर समय तो अभी है ही तो आप ये भी तैयार कर लेंगे, अच्छी बात होगी। क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते मेरे दोस्त, नहीं लेना चाहते। क्यों ले हम रिस्क? हमारे पास तो टाइम अभी फुल है, पूरी तरीके से भी कंप्लीटली टाइम है, तो हमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें तैयार करने की और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अगला अब देखिए हमारे जो छठा क्वेश्चन आता है वो होता है महत्वपूर्ण कहानी। अब महत्वपूर्ण कहानी कौन कौन सी है इसको समझिएगा। सबसे पहली हमारी कहानी आती है जो है लाठी, ठीक है, सॉरी पंचलाइट। दूसरा आता है बहादुर और तीसरा आता है लाठी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए इन जो कहानियां हैं तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, कहानियों का सारांश। जैसे कह देगा पंचलाइट कहानियों का सारांश लिखिए, इस तरीके से कह देगा। या आपसे कह देगा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, या आपसे कह देगा कि पंचलाइट के कहानी के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरीके से आपको कह देगा, या तो पंचलाइट कहे, या बहादुर की कहानी का सारांश लिखिए, या बहादुर की कहानी का उद्देश्य लिखिए, या बहादुर कहानी के मुख्य पात्र के चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा कि सबसे पहली बात आप जो मान लेते हैं पंचलाइट है तो पंचलाइट का आप सबसे पहले हिंदी में सारांश इसका याद कीजिए कि पंचलाइट के वास्तव में कहानी क्या है। बहादुर एक नेपाली लड़का होता है, ठीक है ना। इस तरीके से, सॉरी बहादुर नहीं, पंचलाइट की बात हो रही है कि गाँव में, मतलब एक बिहार का पिछड़ा हुआ गाँव है जहाँ पर पंचलाइट को जलाना, ठीक है ना, किसी को नहीं आता है। तो इस तरीके से कहानी है। तो आप जरूर सबसे पहले कहानी का सारांश आप याद करें। उसके बाद जब सारांश याद हो जाए तो उस कहानी का उद्देश्य क्या था, क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहा था, इस पर हम जाने। और उसके बाद जब ये मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण है ना, तो मैं आपसे ये कहूँगा सारांश जो होता है वही आप चित्रण में भी लिख देंगे तो चलेगा, परंतु सारांश और उद्देश्य में बहुत अंतर है। तो इसीलिए मैं कहूँगा सारांश और उद्देश्य तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, जहाँ तक बात है कि सर आप सोच रहे होंगे कि सर 2 ही आप हमें बता दे तो बेटर रहता है, कौन इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसी गलती इस बार नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अगली बार जब 24 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें हमने केवल आपको यही 2 बताया था, पंचलाइट और बहादुर। तो ये 2 हमने आपको कहा था कि आपको इसको तैयार कर लेना है। क्योंकि पीछे अगर मैं जा रहा हूँ तो देखा मैंने तो हर वर्षों में केवल यही 2 अथवा मैं कह दे रहा था, पंचलाइट की कहानी का सारांश लिखिए या बहादुर की कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो इस तरीके से अथवा में करके क्वेश्चन पूछता था।
परंतु 2024 का जब बोर्ड एग्जाम हुआ तो उसमें मैं देखा, अब मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे लाठी से आपसे पूछ लिया गया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, बस केवल पंच लाइन याद कर लिए थे, अब बहादुर और लाठी पूछ लिया गया था। अब ना बहादुर याद है ना लाठी, लिखे तो लिखे क्या। तो इसी तरीके से जो 2024 का बोर्ड एग्जाम हुआ था वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई थी। मैं इसको जो क्या होता है स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि लाठी जो कहानी है ये भी आप तैयार करेंगे। कहानी जो होता है वो 5 नंबर में पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो अगला अब हमारा आता है जो है खंड क का ही एक आता है खंड काव्य। क्या आता है, खंड काव्य। अब ये प्रत्येक जिलों के लिए या प्रत्येक स्थानों के लिए अलग अलग होता है। जैसे आप यूपी से होंगे तो यूपी में प्रत्येक जिला में अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग लगता है। जैसे किसी जिले में सत्य की जीत पूछा जाता है, किसी में स्वर्ण कुमार पूछा जाता है, किसी में त्याग पत्र पूछा जाता है, और किसी में क्या पूछा जाता है, रश्मि रथी, किसी में रश्मि रथी पूछा जाता है। तो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ देवरिया से, वहाँ पे रश्मि रथी पूछा जाता है। तो आपके ज़िले में क्या पूछा जाता है ये आपको पता लगाना है और पता करना है हमें कौन सा तैयार करना है। बात समझ के ना। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि आप कहेंगे सर इसको आप कैसे कराएंगे या अदरवाइज कैसे नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे मैं इन सभी पर एक वीडियो बनाकर इस पर बता दूंगा, ठीक है। बट ये है निर्भर कि आप कमेंट करते हैं कैसे। इससे पहले कि जो यह कहानी की बात है तो मैंने एक पर्सनली वीडियो में ये कहानी को डिस्कस कर लिया है। 3 महत्वपूर्ण कहानियों पर डिस्कस किया है। नीचे हिंदी का लिंक है, उस पर क्लिक करके स्टडी कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट का लिंक हमने हिंदी का दे दिया है। अगला खंड काव्य भी आपने देख लिया, ये भी हमसे शायद 5 ही अंक में पूछा जाता है, हाँ 5 ही अंक में, तो ये हमें तैयार कर लेना है। तो ये जितना भी अभी तक हमने 7 देखा, ये हमें कितने नंबर, 50 अंक दिलाएंगे जी, 50 अंक। तो 50 अंक हमारा कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है ना। अब हमारा आता है खंड ख, इस पर हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वीडियो बन रहा है। मैं बार बार चेक इसलिए कर लेता हूँ वीडियो का, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि मैं पढ़ाता रहता हूँ, वीडियो ऐसे ही कट जाता है, और जब मैं पढ़ाकर जाता हूँ वीडियो देखने तो पता चलता है कि बीच से वीडियो कट गई है, तो बहुत ही दुख लगता है मेरे दोस्त। मेहनत पूरी तरीके से लगता है बेकार हो गया, ठीक है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा एक एक बार चेक भी कर लेता हूँ बीच बीच में। देखिए, अगला आता है जो है खंड ख। इससे अब हमें क्या पूछा जाएगा, 50 नंबर के प्रश्न। तो इसमें हमें सबसे पहले पूछेगा संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। संस्कृत के भी महत्वपूर्ण गद्यांश है और पद्यांश है। तो पहले हमें गद्यांश को जानना है। तो 2 चैप्टर, मात्र 2 चैप्टर में आपसे कह रहा हूँ तैयार करने का। एक आपसे कह रहा हूँ कि संस्कृत भाषाया महत्वम, ये आपको तैयार करना है, और महानमा मालवीय, ठीक है ना, महामना मालवीय आपको तैयार करना है। ये थोड़ा सा नाम कठिन है, ठीक है ना, बट आपको तैयार करना है। ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा तो सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों चैप्टर से जो गद्यांश और पद्यांश है ये पूछे गए हैं, सॉरी गद्यांश पूछे गए हैं। तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए जी। अगला आता है जो हमारा आता है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश, ठीक है ना। ये 7-7 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 7 नंबर वो महत्वपूर्ण गद्यांश देगा और 7 नंबर ये पद्यांश देगा। अब देखिए इसको कैसे, तो इसमें भी मैं केवल आपसे 2 ही कह रहा हूँ। एक है सुभाष रत्नीय और सुभाषित रत्नानी, ठीक है ना, सुभाषित रत्नानी है, सॉरी, एक है सुभाषित रत्नानी और एक है जातक कथा। ये जातक कथा है, ठीक है। तो ये 2 आपको तैयार कर लेना है। 2 चैप्टर आपको इसको तैयार करना है। जहाँ तक बात है तो इन दोनों चैप्टरों से श्लोक आपसे पूछा जाता है।
क्या आपसे पूछा जाएगा, मतलब इन चैप्टरों में श्लोक आपको दिए गए हैं, तो एक श्लोक आपको दे देगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस तरीके से एक श्लोक देगा और उसको आपको कहेगा कि इसका संदर्भ कीजिए, ठीक है ना। संदर्भ सबसे पहले तो आपसे पूछ लेगा कि इसका संदर्भ पहले आपको लिखना होगा और उसके बाद कहेगा कि इसका अनुवाद भी कीजिए, ठीक है। तो ये दो आपसे क्वेश्चन कहेगा, सबसे पहले संदर्भ करने को कहेगा, फिर से अनुवाद करने को कहेगा और एक आपको 4 लाइन में इस तरीके से संस्कृत का श्लोक दे देगा। तो मैं आपसे कहूँगी इन्हीं दोनों चैप्टरों को आपको श्लोक तैयार करना है और मैंने श्लोक पर भी वीडियो बनाया है और बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये दो आप चैप्टर तैयार कर लेते हैं, यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेंगे जी, ठीक है ना। चलिए सॉरी, अगला आता है हमारा, देखिए अब ये हमारा अगला आता है 10वां प्रश्न, महत्वपूर्ण मुहावरे और लोककृतियाँ। अब इसमें आपको याद रखना है जो मुहावरे हैं इस पर अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाया है। आपका ये कर्तव्य है कि यदि आपके पास समय तो अभी है ही, मुझे पूरा विश्वास है समय है, तो आप क्या कीजिए महत्वपूर्ण मुहावरे को आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। अदरवाइज जब एग्जाम आएगा, ठीक है, 2-2 नंबर 3-3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम आएगा तो इस पर पर्सनली एक वीडियो हम बनाएंगे जी। बट मैं चाहता हूं कि अभी टाइम है तो अभी से आप तैयार कर ले, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश यही 2 मात्र ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें टॉपिक जो होता है 100% फिक्स होता है कि यही पूछे जाएंगे। और दूसरी बात, इन्हीं से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक भी प्राप्त होते हैं। यदि इनसे हमने मार्क्स स्कोर नहीं किया, ठीक है, जो नंबर है इससे हमने गेन नहीं किया, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ से हम गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड होता है इन सभी की तुलनाओं में, ठीक है। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में खुद सिखाने का प्रयास करता हूँ, तो मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ। टॉपिक तो अब तैयार कर लेंगे, न्यूमेरिकल की जहाँ तक आएगी ना पेपर में, न्यूमेरिकल ही छूटता है, ठीक है। कितना भी आप प्रैक्टिस कर लें बट न्यूमेरिकल तो हार्ड होता ही है दोस्त, तो छूटता ही है। इसलिए मैं कहूँगा हमें इस बार इतना मेहनत करना है और इतना प्रैक्टिस करना है कि कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से पूछ लिया जाए, हमें छोड़ना नहीं है, हमें पूरी तरीके से मेहनत करना है। अब केवल आप साथ हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम साथ चलेंगे और साथ ही आगे बढ़ेंगे जी। अगला आता है 11th हमारा क्वेश्चन कि अनेक शब्दों का एक अर्थ। देखिए अनेक शब्द आपको दिए गए होंगे और उसका एक ही शब्द में आपको अर्थ मतलब बता देना होगा, ठीक है ना। जब हम एक पेपर आपको मॉडल पेपर कराएंगे तो हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है, ठीक है ना। 2 नंबर का ये भी पूछा जाता है। अगला आता है वाक्यों में त्रुटियां। अब अगला आपको ये पता चल गया होगा वाक्यों में त्रुटियों का मतलब क्या है। कह जाएगा कि राम खाती है। अब भैया राम खाती है तो होगा नहीं, राम खाता है या राम खाते हैं, इस तरीके से हो सकता है। तो वाक्यों में त्रुटियां इस तरीके से गलती कुछ होता है तो उसको सही हमें सुधार करके लिखना होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके का सिंपल दिखता है बट सिंपल होता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे जी। अगला देखिए अब हमारा 13 नंबर वाला प्रश्न आता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पर अभी हमने 2 दिन पहले ही ये टॉपिक कराया हुआ है, कल नहीं परसों ही हमने कराया था, ठीक है ना, पिछले। तो मैंने रस छंद और अलंकार पर एक पर्सनली वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको कहा भी था कि 6 अंक आपको मिलेंगे जी। तो 6 अंक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हल्के में ले लिए कि 6 ही नंबर न मिलेंगे, क्या इससे पहाड़ मिल जाएंगे। ये 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 नंबर आपको अगर कम हो गया, मान लेते हैं कि 1 नंबर भी आपका कम हो गया, 500 आपका टोटल मार्क्स है और उसमें से आपका केवल 299 आ गया, तो आप फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाएंगे, आप सेकेंड डिवीजन आ जाएंगे। तो वहाँ पर 1 नंबर का महत्व पता चलता है कि फर्स्ट से सेकेंड डिवीजन आ गए। अब वैसे तो हमें 200-300 नंबर हमें लाना भी नहीं है मेरे दोस्त, हमें तो मतलब 400 450 प्लस करके लाना है। 85 to 95% हमें लाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। अब बिल्कुल आएगा, बस मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला आता है रस छंद और अलंकार। रस से हमें 2 नंबर मिलते हैं, फिर से छंद से 2 नंबर, अलंकार से 2 नंबर, टोटल 6 नंबर हो गए जी। अब कौन कौन से हमें रस याद करने हैं समझिए। सबसे पहला आता है जो है श्रृंगार रस,
दूसरा आता है हास्य रस और करुण रस। ये आपको तैयार करने हैं। 3 रस तैयार कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। जहां तक बात है अलंकार का, तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार मैं नीचे लिख दे रहा हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा आता है रूपक अलंकार और तीसरा आता है क्या लिखा है ये, उपमा अलंकार। एक अगर आपके पास समय हो तो आप याद कर लीजिएगा यमक अलंकार, ठीक है ना। तो ये 4 आप तैयार कर सकते हैं। मोस्टली ये आपको 3 तो फिक्स है, आपको ये तैयार करना ही है, ठीक है ना। ठीक, अगला आता है जो हमारा दोहा, मतलब छंद से हमें पूछता है, तो वो कौन हमें याद करना है, एक दोहा एक चौपाई, यही दोनों हमें तैयार करना है। इस पर तो हमने जल्द ही वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ही, आप जाकर हिंदी के लिंक पे क्लिक करेंगे, वीडियो आपको सभी मिल जाएंगे सीक्वेंस में, नीचे सबसे इसका वीडियो पड़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ से आप स्टडी कर लीजिएगा। अगला अब हमारा आता है कि महत्वपूर्ण पत्र लेखन। महत्वपूर्ण पत्र लेखन जो है ये आपसे 6 नंबर में ये पूछा जाता है। अब ये 6 नंबर कैसे मिलेंगे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना 100% यदि इन 3 पत्र को तैयार कर लेते हैं तो आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे जी। और यही तीनों आएंगे भी आपके, दिखाई तो दे ही रहा है। नगर की सफाई हेतु प्रार्थना पत्र, दूसरा आता है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र और नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र, यही आपको याद करना है। 3 आपको पत्र याद कर लेना है। एक बात मैं कह दूं कि ये भी हमने पत्र जो इम्पोर्टेंट है करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, आप वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। चलिए अगला आता है महत्वपूर्ण निबंध। अब महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है पर्यावरण प्रदूषण, भारत में बेरोजगारी, ठीक है। अगला आता है भारत में जनसंख्या वृद्धि, भारतीय किसान, मतलब भारतीय किसान समस्या और समाधान, इस तरीके से पूछेगा। भारत की भ्रष्टाचार, ठीक है ना। और अगला आता है भारत में भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा पर लिखना है अब मेरे प्रिय साहित्यकार। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को तैयार करना है। मोस्टली मैं आपसे 2-3 सजेशन करूंगा, वो आपको तैयार करना है। सबसे पहली बात पर्यावरण पे, बेरोजगारी पर, और तीसरा आता है महिलाओं की सुरक्षा पर, क्योंकि हाल ही में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमेशा मतलब देखने को हर महीने में सुनने को मिल जाती है, जिसमें महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार हुआ या बुरा मतलब अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बहुत दुख लगता है जब ऐसे सुनने को आता है। बट मैं यही कहूँगा कि हमें पढ़ना है, और सबसे पहली बात ना कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं ना, वहाँ पर एक अच्छा माहौल क्रिएट करना है। और जो भी आपके दोस्त हैं ऐसी विचार रखिए ना कि आपसे कोई सीखे, ना कि आपसे कोई गलत सीखकर और गलत कार्य करे। तो ऐसी आपकी विचार या सोच आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। मैं हमेशा दोस्त इसलिए कहता हूँ कि मैं आपको दोस्त मानता हूँ, और मानता सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं आपके फीलिंग को समझता हूँ, आप कैसे बात करते होंगे मैं सब जानता हूँ मेरे दोस्त। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से आप सुधार कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। क्लास 12 के बाद जब आप आगे आएंगे, ठीक है, मैं तो क्लास 12 पास कर लिया हूँ, मैं समझ रहा हूँ। देखिए अगर आपकी सोच अच्छी होगी ना, ठीक है, मतलब ऐसे गलत नहीं होगा, सोच अच्छा होगा, मतलब लग रहा होगा कि आपको मुझे अपने लिए या अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या मुझे ये कोर्स करना है, इस तरीके की सोच होगी तो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ बहुत परेशानी आने वाली है। तो अभी से आप तैयार हो जाएं और अभी से मन लगाकर, अब मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कि एंजॉय ना करें, एंजॉय बिल्कुल करें, क्योंकि वही समय है एंजॉय, मतलब उतने ही समय तक एंजॉय करेंगे। क्लास 12 के बाद एंजॉय नाम का शब्द जो है ना, वो मैं 100% कहता हूँ जीरो है, ठीक है ना, जीरो है। एंजॉय जो शब्द है वो आपको जीरो मिलेगा। आज आपको विश्वास नहीं है ना, निकलिए आप क्लास 12 के पास होने के बाद। आपको इस समय स्कूल जाने में थोड़ा लग रहा होगा, बार बार स्कूल जाना पड़ रहा है या कोचिंग जानी पड़ रही है,
या पढ़ना पड़ रहा है, बाद में आपको समझ में आएगा कि ये नहीं, कोई काम नहीं आने वाला। तो इसलिए मैं कहूँगा अभी से आप तैयार रहिए, अभी से सोच समझ लीजिए क्या आपको करना है, कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आपको डेवलप करना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारे 9 नंबर में पूछा जाता है, 9 अंक मतलब 9 नंबर में हमसे पूछता है, ये भी हमें तैयार करना है। ये भी महत्वपूर्ण निबंध भी हमने कराया हुआ है, बताया है एक वीडियो में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत सारे बचे हुए हैं, उसको भी हम पर्सनली कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का लिंक है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है ना। जहाँ तक बात है आपके बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप बिहार बोर्ड के चैनल पे जाकर वहाँ से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव यहाँ से तैयार करें, ऑब्जेक्टिव वहाँ पे उनको मिलेगा। और सबसे खास बात है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे इन सभी का फ्री में ही आपको पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा वहाँ से जुड़े रहें। जो भी आवश्यक वीडियो होती हैं, आवश्यक सूचनाएं होती हैं, आवश्यक पीडीएफ नोट्स होते हैं, वो सब वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और जहाँ तक बात है, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है। यदि कोई समस्याएं हो तो आप हमें जो इंस्टा पे मैसेज करके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। और वहाँ पे अपनी परेशानियां हैं या अदरवाइज कोई बातें करनी है, कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं बतानी है, तो वो आप हमें बताएं। व्हाट्सएप पे कोई गलती होती है, कोई आपसे कोई मतलब व्हाट्सएप नंबर पे कोई मैसेज कर रहे हैं, आपने कहा कुछ, वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी आप हमें, क्या होता है कि जो इंस्टा है वहाँ पे आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं। मैं इंस्टा चलाता हूँ तो मैं देखूंगा और मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री पर भी ध्यान देते हुए चलिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया गया है। थैंक यू सो मच।